नदी और सागर भारत की भूगोल के वो भाग है जहाँ संस्कृति के गीत गूंजते हैं। ये पालक है, ये पोषक है, जहाँ हजारों लाखों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। एक मछुआरे से लेकर शहर के युवा तक मत्स्य पालन सबसे जुड़ा हुआ है और 21 तारीख को विश्व मत्स्यिकी दिवस है। और इस मौके पर दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हम बात करेंगे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला जी से। परसोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम। परसोत्तम जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि 21 तारीख को हम विश्व मत्स्यिकी दिवस का आयोजन कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है इस दिवस को मनाने की? क्यों हम इसको मना रहे हैं? उसका महत्व क्या है? वैसे तो मैं आपके सवाल का सीधा और सटीक जवाब तो ये दे सकता हूँ कि दुनिया भर में लगभग हर रोज़ दिन ऐसा कोई नहीं निकलता है जो कोई ना कोई दिन के रूप में मनाया ना जाता हो। एक प्रणालिका हो गई है कि किसी विशेष दिन को कोई विशेष वस्तु के साथ जोड़ के, विषय के साथ जोड़ के, व्यक्ति के साथ जोड़ के उसको मनाया जाता है। हमारे लिए विश्व मत्स्य दिवस का महत्व ये है कि बहुत सारे दिवस जो मनाए जा रहे हैं वो विश्व में मनाए जा रहे थे और इसकी परंपरा में भारत जोड़ा हो। मगर ये आपके साथ माहिती शेयर करते हुए मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है कि विश्व मत्स्यिकी दिन का शुरुआत 1997 में भारत से हुआ था। सबसे पहले भारत में इस दिन को मनाने का प्रारंभ हुआ, फिर सारी दुनिया के इस क्षेत्र के साथ जुड़े लोगों ने उसको मनाने का उपक्रम बनाया है। 1997 के 21 नवंबर के दिन को भारत में वर्ल्ड फिशरीज़ के लोगों का एक मिलन हुआ था और उसी दिन को मनाने का उसी दिन से प्रारंभ हुआ और ये परंपरा फिर पूरे विश्व में आज मनाई जा रही है। अब दुनिया के सामने जैसे हर क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट आ रहे हैं, ऐसे इस क्षेत्र में भी बहुत चैलेंजेस भी आ रहे हैं और नए नए आविष्कार भी हो रहे हैं, नवाचार भी हो रहे हैं। तो ये मत्स्य पालन के क्षेत्र को सस्टेनेबल बनाने के लिए और विश्व के पूरे समुद्र एरिया में जिस पर लाखों अरबों लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है और फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण और पौष्टिक अंग है, उसी की उपलब्धता होना और ये नियमित रूप से होना, इसके लिए उसके स्टॉक को मेंटेन करना, उसकी एक बहुत बड़ी आवश्यकता और समस्या दोनों के रूप में आप इसको देख सकते हैं। उनके कारण इस दिन को अवेयरनेस के रूप में मनाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम पूरी दुनिया चला रही है। इसमें हम भी अब लीड ले रहे हैं, ऐसा जैसे बताते हुए जैसे योग दिवस भारत की प्रपोजल थी और पूरी दुनिया मना रही है, ऐसे ये दिन भी भारत ने ही मनाने का शुरू किया और अब दुनिया मना रही है। तो इससे इस क्षेत्र के साथ जुड़ी 2-3 चीज़ें, जैसे अवेयरनेस हो कि भाई हम मत्स्य पालन करें और वो उसका स्टॉक का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये भी एक प्रकृति का अंग है और प्रकृति का उपभोग हमें प्रसाद के रूप में करने की अनुमति है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक करने की भी अनुमति है, मगर उसमें प्रमाण भान अगर हम नहीं रखेंगे और उसके ऊपर हमारा कोई अंकुश नहीं हम रखेंगे तो भावी पीढ़ी के लिए हम खतरा मोल लेते हैं। तो जैसे ज़मीनी की स्तर पर हमारे सामने वनों के सामने समस्याएं हैं, ऐसे ही समुद्र में भी वही जलीय जीवन के जो भी उसके सारी प्रकृति है उन पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। तो उसका संवर्धन हो, उसका सस्टेनेबिलिटी हो, उसका स्टॉक मेंटेन हो, उसका स्तर भी अच्छा रहे, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे, इन सारी चीज़ों को अवेयरनेस करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हम भी इस वर्ष इस मत्स्यिकी दिन को, विश्व मत्स्यिकी दिन को वर्ल्ड फिशरीज डे उड़ीसा में हम भगवान जगन्नाथ जी की धरती पे मनाने का निर्णय किया हुआ है और मैं भी उसमें शरीक होने के लिए जाने वाला हूँ। जी, फिशरीज़ केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं का एक हिस्सा रहा है
और अब तो फिशरी का अलग विभाग भी है, उसके अलग सचिव भी है। तो नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन के लिए कितना महत्वपूर्ण ये कदम? हमारे प्रधानमंत्री जी की एक सोच अब विश्व भी मान रहा है कि वो कोई एक विषय को एकांगी रूप से नहीं देखते हैं, ये विकास को सर्वांगी रूप में देखते हैं। जो वो सब राष्ट्र के सारे विकास को लेकर राष्ट्र के मुखिया के नाते वो जब सोचने के लिए बैठते हैं तो उसी में फिशरीज सेक्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। और मुझे तो स्मरण आता है जब फिश का और फिशरीज़ का तो कहाँ से शुरू करें। हमारे तो भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए मत्स्य का अवतार लिया था, वराह अवतार के रूप में हम इसको, मत्स्य अवतार के रूप में हम इनको जानते हैं। भगवान श्री राम ने मछुआरे का सहारा लिया था गंगा पार करने के लिए, और उसके परिवार के साथ जुड़ी हुई कहानी इतनी प्रचलित है, क्या कहे इसका। तो ये एक प्रकार से हमारी संस्कृति का भी अभिन्न अंग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिशरीज डिपार्टमेंट को और उसके महत्व को फोकस में रखते हुए पहले तो इस विभाग को स्वतंत्र कर दिया था। फिशरीज डिपार्टमेंट को मुझे लगता है फरवरी 19 में उसको स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया गया था, और 20 में इंडिपेंडेंट विभाग बन गया। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इन सभी को जोड़ के एक स्वतंत्र मंत्रालय बन गया। इसकी वजह से क्या होता है कि मंत्रालय का पूरा फोकस बदल जाता है, और मछुआरे के मत्स्य पालन करने वाले, व्यापार करने वाले, उसके साथ टेक्नोलॉजी के नवाचार करने वाले, प्रोसेसिंग के साथ जुड़े हुए लोग, और निर्यात हमारा इसमें बहुत बड़ा है। और इसी को देखते हुए ये यंग जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका आकलन किया, और उसी के चलते प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके 20,050 करोड़ का एक सबसे बड़ा अभी तक के कालखंड में निवेश करने का एक कार्यक्रम उन्होंने महत्वपूर्ण लगाया है, और उसी के दिशा निर्देश पे हमारा विभाग अब उसको धरती पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आपने कहा कि 20,000 करोड़ का निवेश, इतना बड़ा निवेश मत्स्य उद्योग को कितनी बड़ी ऊर्जा देगा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हमने बनाया, और उसकी स्कीम अब हमारे विभाग के द्वारा अमली जामा हम इनको पहना रहा है, उसमें एक तो हमारे प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर एक फोकस हो रहा है। दूसरा, जो स्टॉक है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने का किस प्रकार से हम क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में हम क्या कामकाज कर सकते हैं, उसके प्रोसेसिंग में हम क्या नवाचारों को और टेक्निक को लोगों के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और उन्हीं में मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए लोगों को आर्थिक रूप से सहायता कैसे दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम का बहुत बड़ा आज उपयोग हो रहा है। और इसी के चलते इस मत्स्य पालन संपदा योजना के तहत पूरे देश में इस नवाचार को लागू करने का, धरती पर उतारने का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने लागू कर दिया है। जी, आपने नवाचार की बात की, तो बहुत सारे युवा उद्यमी भी है जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, और काफ़ी युवा उद्यमी फिशरीज से भी जुड़ रहे हैं। तो युवाओं के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फिशरीज सेक्टर में? ये बहुत ही एक अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं एक शब्द से ही आपको बताना चाहूँगा, बहुत कम लोगों की ये जानकारी में है कि ये 46,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट बिजनेस है, और हमारे देश की कुछ स्पीसीज ऐसी है
जिसकी दुनिया की मार्केट में बहुत ही डिमांड है, और ये समुंदर में भी हो सकती है और इनलैंड फिशरिंग में भी हो सकती है, मतलब ये मीठे पानी में भी हो सकती है। और अभी इसमें ऐसे ऐसे नवाचार आ गए हैं कि उसको पानी को टेम्परेचर और उसका सारा मेंटेनेंस करते हुए छोटे छोटी जगहों में भी आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो टेक्नोलॉजी की मदद से। मतलब गांव में भी, एक शहर में भी कोई युवा चाहता है कि भाई यहाँ मछली पालन कैसे हो सकता है, तो वहाँ भी अपने फार्म में छोटे से 100 बाई 100 के फार्म में भी आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हो। जैसे पहले खेतों में आप देखते थे, जो हम उसमें ग्रीन हाउस पैक वैसे लगाते थे ना, तो देखने में आता था कि भाई ये टेंट क्यों लगाए हुए हैं, मगर वो टेम्परेचर कंट्रोल करके अपने अच्छे फल सब्जियों का जो साइंटिफिकली जो होता था उस प्रकार के क्रॉप किसान ले रहे हैं। उसी प्रकार अब नदी, समुंदर और तालाब, ये परंपरागत हमारे फिशरीज के ठिकाने थे, उसको अब प्राइवेट छोटे छोटे फार्म में भी आप लगा के उसमें वो कहते हैं ना, वो गहनों में जिसको कहते हैं, ऐसे स्पीसीज को डेवलप करना। और स्पेशल प्रकार के हमारे गुजरात से झींगा का इतना एक्सपोर्ट हो रहा है और उसकी इतनी अच्छी डिमांड है। मुझे कोई बता रहा था कि ये दुनिया में सबसे अच्छी डिमांड आपके गुजरात में बनते झींगे की हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का और प्रोसेसिंग के में जो नवाचार आ गए हैं, उसी की बाय प्रोडक्ट से भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इसमें मोती भी आप कर सकते हैं, ऐसी स्पीसीज भी करते हैं, ऑर्नामेंटल फिशिश के लिए भी बहुत स्कोप है। तो इन सारे नवाचारों को इस योजना के माध्यम से युवा लोग अपने रोजगार के लिए नहीं, दूसरों को रोजगार देने की क्षमता पैदा करने का काम इस योजना के तहत एक युवा कर सकता है। जी, और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत निवेश कर रही है। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्वाकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड भी है, जिसके तहत 7,500 करोड़ का निवेश किया गया है और काफ़ी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रही है। तो क्या क्या सरकार इस फंड्स के ज़रिए कर रही है और किस तरह से इससे रोज़गार का सृजन हो सकता है? ये आप सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आ गया, और उसी में से धैर्यपूर्ण और सदिश नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। और उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर उन्होंने ये पैकेज इस विभाग के लिए भी 20,000 करोड़ का आगे से लागू किया हुआ था। और उसी के बाद स्पेशल फिशरीज डिपार्टमेंट में जो आधारभूत अवसंरचना होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, उसके लिए भी 7,500 करोड़ का एक फंड क्रिएट किया गया। और उस फंड में 3% का इंटरेस्ट का भी हम मदद कर रहे हैं ओनर को। तो ये बहुत ही सस्ते दर से एक प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले लोगों को एक ऋण सहायता मिल जाती है और वो कॉम्पिटिटिवली मार्केट में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में उनको सहायता मिल सकती है। तो ये जो हमारा FIDF के नाम से जो ये फंड बनाया गया था, वो 7,500 करोड़ का, उसमें से मुझे बताते वो खुशी हो रही है कि 3,000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू के प्रोजेक्ट मंजूर भी हो गए हैं और वो पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में प्रोजेक्ट काम में भी लागू हो गए हैं। और इसी प्रोजेक्ट के तहत हम अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। कई चीज़ों में हमारा देश आत्मनिर्भर तो बन ही सकता है, मगर डोमेस्टिक इसकी खपत बढ़ाने का भी एक बड़ा प्रयास इसी कार्यक्रम के तहत हमारे विभाग के द्वारा हम धरती पे उतार रहे हैं। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है सरकार की, किसान क्रेडिट कार्ड,
किसान क्रेडिट कार्ड की योजना अब तो जल किसान, समुद्री किसानों को भी मिल रही है। तो ये योजना से किस तरह से हमारे जो जल किसान हैं, समुद्र के किसान हैं या मछुआरे हैं, कैसे लाभान्वित हो रहे हैं और कैसे उनको आर्थिक बल मिल रहा है? ये बहुत ही बेसिक सवाल आपने पूछकर देश के लाखों मछुआरे भाई बहनों को जानकारी देने का एक अच्छा अवसर आपने प्रदान कर दिया। देशवासियों को ये पता है कि हमारे देश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड कई सालों से मिल रहा है और उसमें समय पे भुगतान करने से भारत सरकार 3% का उसको इंटरेस्ट सबवेंशन भी देती है और हमारे राज्य में तो बाकी के 4% राज्य सरकार दे देती है। तो किसानों को 0% पे केसीसी मिल रही है 3 लाख रुपये तक की। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड देश में आज तक सिर्फ किसानों के लिए ही उपलब्ध था और किसी वर्ग के लिए नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार ये ऐसी अच्छी घोषणा की है कि अब वो किसान क्रेडिट कार्ड के तौर पर ही मछुआरे भाइयों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा और पशुपालकों को भी क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो किसानी के साथ जुड़े हुए ये दोनों तबके हमारे रूरल इकोनॉमी का ही एक हिस्सा है। उन लोगों को भी एक किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होगा। फिशरीज के लिए भी होगा, फिशरमैनों के लिए भी होगा, उसमें वो बोट वाला होगा तो उसको भी मिलेगा। बिना बोट से भी कोई फिशिंग ही कर रहा है घर के परिवार के लिए और अपना फिशिंग करके अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसके पास यहाँ परंपराएं ऐसी होती है, उसको फिशिंग का लाइसेंस होता है, उसको भी क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा और उनको भी 3% का भारत सरकार की ओर से मुआवजा मिलेगा। उसकी लिमिट 2 लाख तक की है। तो इन किसान क्रेडिट कार्ड का मुझे लग रहा है कि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए किसानों को एक बहुत बड़ा उपहार देने का एक प्रयास किया है, जिससे उनको अपने रोज़मर्रा के बिजनेस के लिए एक आधार मिल जाता है और वो भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है। वरना ज़रूरत पड़ने पर उसको किसी शराब के पास जाना पड़ता है और वहाँ जाने से फिर वो फंस जाता, ब्याज के चक्कर में, इंटरेस्ट के चक्कर में फंस जाता है। विषय आप सब जानते हैं और फिर उसमें से उसको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता था। इसीलिए इनको भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिले और आपको मैं बताते हुए मुझे तो खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड को बल देते हुए 14 में वो 8 लाख करोड़ का क्रेडिट वॉल्यूम था, वो आज की डेट में 16 लाख करोड़ का हो गया है। इसी प्रकार ये मत्स्य पालन के किसानों को, पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड आसानी से मिले, इसके लिए हम कैंपेन चला रहे हैं। हमने सारे डिस्ट्रिक्टों में उसका अभियान चलाने का प्रयास किया है। नई बात है, सो अभी बैंकों में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लोगों को पता नहीं होगा कि इसको कैसे अवेल करना है, तो उनकी जानकारी भी उसके लिए पशुपालन में डिस्ट्रिक्ट के पशुपालन ऑफिसर्स जो है उसको नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं और पशुपालकों में एनिमल हस्बेंड्री के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होंगे उनको नोडल एजेंसी के ऑफिसर के रूप में काम करने का भी तय कर दिया है। उसकी SOP भी बनाई दी गई है और फिनांस विभाग की ओर से बैंकों को भी डायरेक्शन दे दिया गया है कि इस पर आप सब गौर करें और किसानों के क्रेडिट कार्ड की तरह ही पशुपालकों को और मत्स्य पालन के लोगों को इसका फ़ायदा मिले, उस प्रकार की कामगिरी हो रही है। मुझे लग रहा है कि इस बार के मत्स्यिकी दिवस की ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के मछुआरों के लिए होगी। जी, आपसे और ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर की हम बात करें, सहकारिता क्षेत्र की बात करें, हम देखते हैं कि हमने दूध में श्वेत क्रांति हमने करी, बहुत सारे क्षेत्रों में अगर देखें तो उसमें भी सहकारिता क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। फिशरीज़ में कोऑपरेटिव्स किस तरह से आगे बढ़ रही है और क्या क्या संभावना है उनके लिए? देखो, कोऑपरेटिव को भी नरेंद्र भाई ने जब से प्रधानमंत्री के रूप में चार्ज लेने के बाद कुछ नए नए फोकस करके जो नवाचार किए हैं, उनमें से एक फोकस ये भी है कि उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट स्वतंत्र बना दिया,
जैसे मैं इस विभाग की चर्चा करते हुए मैंने बताया था कि फिशरीज विभाग को पहले विभाग बनाया गया, फिर मंत्रालय बनाया गया, ऐसे कोऑपरेटिव भी स्वतंत्र विभाग बन गया है। सो अमित भाई जैसे अनुभवी आदमी को इनका चार्ज भी दिया गया है। इसके चलते अब कोऑपरेटिव का एक नया स्वरूप देश के सामने आने वाला है और देश के डेवलपमेंट में और आर्थिक गतिविधियों में उसका एक प्रमुख रोल तय करने का कार्यक्रम कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से चलेगा। अमूल जैसा एक सक्सेसफुल स्टोरी हमारे पास है, तो जैसे इसमें सक्सेस हो सकता है ऐसे हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव का रोल हो सकता है। उसी को लेते हुए फिशरीज विभाग में भी छोटे छोटे मछुआरों के कोऑपरेटिव बनाकर उसको प्रोसेसिंग के लिए उसको क्लस्टर के फॉर्म में बनाकर उसके एफपीओ भी बनाने का प्रावधान हमने किए हुए हैं और उसी के माध्यम से उसके विपणन में, उसको टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण में और उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग जो भी समस्याएं हैं उसी में उनकी मदद करने के लिए ये सारी चीज़ों को इस कोऑपरेटिव के माध्यम से भी नीचे तक ले जाने का हम प्रयास करने वाले हैं। जी, फिशरीज एक ऐसा विषय है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए फिशरीज किस तरह से एक महत्वपूर्ण मद है? वैसे तो फिशरीज वैसे स्टेट सब्जेक्ट है, सो वैसे भी राज्य को ही उसमें सारी गतिविधियों को आगे रह के करना होता है और सेंट्रल तो उसको नीतिगत रूप से मदद करते हैं या पॉलिसी बनाने में मदद करते हैं। मगर फिशरीज का जो अपना कोस्टल बेल्ट होता है उसमें 200 नॉटिकल माइल के बाहर का जो एरिया है वहाँ फिर इंटरनेशनल बॉर्डर लागू हो जाते हैं और इंटरनेशनल लॉ असरकर्ता हो जाते हैं। एक वहाँ मुद्दा आता है और दूसरा 15 नॉटिकल माइल के बाहर से 200 नॉटिकल माइल तक वहाँ स्टेट का असर नहीं होता है, वो सेंट्रल के अंडर में आता है। सो 0 से 15 नॉटिकल माइल तक स्टेट का बॉर्डर से रूल रहता है, 15 से 200 तक नेशनल का अधिकार रहता है और 200 के बाहर इंटरनेशनल में चला जाता है। तो ये इनको देखते हुए राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार मिलके उनका नियंत्रण करने का, उसके साथ तालमेल बिठा के मछुआरों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो उसी का प्रयास हम करते हैं और हमारे संसाधनों का दोहन बाहर के लोग आकर करके ना चले जाए उसके लिए भी हम स्टेटों के साथ मिलकर उसकी निगरानी वगैरह के कामकाज में हम लगे हुए रहते हैं। जी, और मत्स्यिकी के सामने आज भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं? वैसे तो एक पूरी दुनिया में आज ओवर फिशिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है, क्योंकि यांत्रिकीकरण हो जाने से बड़े बड़े ट्रॉलर और बड़े बड़े संसाधन लेकर और कुछ टेक्नोलॉजी तो ऐसी आती हैं जिसको बैड प्रैक्टिसेस भी आप बोल सकते हैं, उसी प्रकार से बड़े बड़े लाइटें जलाकर समझो कि मछलियों का वो भी एक नेचर है, तो वो जब अंधेरा होता है तो मूवमेंट नहीं करती है, तो उसको बुलावा में डालने के लिए बड़े वॉल्यूम वाले बड़े वोल्टेज वाले लैंप लगा के समुंदर में वो दिन कर देते हैं और मछलियाँ मूवमेंट में आ जाती हैं। तो उसी प्रकार का करना वो एक प्रकार से प्रकृति के साथ ठीक नहीं है, अनाचार है, अत्याचार है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकना ये एक हमारे लिए वर्तमान समय की एक समस्या है। इसको हम स्टेटों के साथ बातचीत करके उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए उस पर हम काम कर रहे हैं और एक कानून भी बनाने के पक्ष में हम काम कर रहे हैं और आज भी हमारी वेबसाइट पे उसका मसौदा हमने लगाया हुआ है। हम स्टेट के साथ और सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रहे हैं और आगामी दिन सत्र में या इसके जैसे भी सुविधा होगी उसको पारित करने का भी हम प्रयास करें। जी, और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मत्स्य पालन की दिशा में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, तो भविष्य का रोड मैप क्या है? किस तरफ हम देख रहे हैं, किस किस दिशा में हम जा रहे हैं? हमारा प्रमुख लक्ष्य तो ये है, जो मैंने शायद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के बाद उस विषय में शायद जिक्र किया होगा,
कि आज हमारा 13.75 मिलियन मैट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन है। हम चाहते हैं उसको 22 मिलियन मैट्रिक टन तक हम उसको बढ़ावा दे सकें। और ये प्रोडक्शन बढ़ाते हुए आज मैंने जैसे बताया कि हमारा एक्सपोर्ट 46,000 करोड़ का है, उसका लक्ष्य हमने 1 लाख करोड़ का रखा है। ये हमारा आगे का रोड मैप है। हम उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उसमें टेक्नोलॉजी को हस्तांतरित करने के लिए, उसमें नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टार्टअप वगैरह को बल देने के लिए इन सारी योजनाओं का उपयोग करते हुए एक विश्व के पटल पर भारत का मत्स्यिकी विभाग और भारत के मत्स्य पालन करने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उसका वॉल्यूम बढ़ाने की बहुत बड़ी कोशिश में भारत सरकार हमारे मोदी जी के नेतृत्व में लगा है। जी तो ये थे केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला जी जो बता रहे थे कि किस तरह मत्स्यिकी भारत के आर्थिक विकास में एक नई कहानी लिख सकती है। तो मंत्री जी, परषोत्तम जी, आपने जो हमसे दूरदर्शन से खास बात की उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम राम जी। तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।